नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, मानव जनन। इसमें आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको निषेचन और अंतारोपण के बारे में बता दिया गया था कि आज जो है आपको संगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में बताया जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इसमें आपको बताया गया था शुक्राणु जो है पहुंचता है एम्पुला इस्थमस के पास। शुक्राणु जो है योनि के रास्ते होते हुए गर्भाशय से होता हुआ इस्थमस के पास पहुंचता है, एम्पुला के पास, और जो है अंडाणु भी उसी समय रिलीज होता है और दोनों जो हैं यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। पहला शुक्राणु जो है जब जोना पेलुसिडा को टच करता है तो इसकी दीवार में चेंजिंग कर देता है, जिससे दूसरे शुक्राणु इसमें इंटर नहीं कर पाते हैं, और पहला शुक्राणु इंटर करता है और वह अंडाणु से मिलकर निषेचन की क्रिया कंप्लीट करता है। उसके बाद जो है इसमें विभाजन शुरू होता है। ठीक है। यह 2, 4, 8, 16 संतत कोशिकाओं में डिवाइड होता है, जिसे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है 8 से 16 तक के कोरक खंड वाले भ्रूण को मारुला या तूतक कहते हैं। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? तूतक, मारुला कहते हैं। ठीक है। अब यह मारुला जो है लगातार विभाजित होता रहता है। मारुला जो है तूतक वो लगातार विभाजित होता है और गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। ठीक है। अब यह डिवाइड होगा, डिवाइड होकर किधर आएगा? गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, और यह जो है परिवर्तित होता है और यह रूप धारण करता है। यह तूतक लगातार विभाजित होता है और गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, और यह कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोरक पुटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जिसे पोष कारक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। यह जो है बाहरी परत बनाता है। इस बाहरी परत को क्या कहते हैं? पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो आपने देखा यह जो 8 से 16 खंड वाला भ्रूण बना है, इसको क्या कहते हैं? मारुला कहते हैं। और यह मारुला जो है लगातार विभाजित होता है, और यह जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और यह ब्लास्टोसिस्ट में, एक ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड का बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। कोशिकाओं के भीतर यह जो हिस्सा है, कोशिकाओं के भीतर जो पोष कोरक अर्थात ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े होते हैं, उन्हें अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इनर सेल मास कहते हैं। अब जो यह ट्रोफोब्लास्ट है, पोष कोरक स्तर है, यह गर्भाशय के अंतः स्तर से, गर्भाशय की दीवार से, ठीक है, क्या होता है? संलग्न हो जाता है, इससे जुड़ जाता है। तो यह जो ट्रोफोब्लास्ट है, पोष कोरक है, यह गर्भाशय के अंतः स्तर से संलग्न हो जाता है, जुड़ जाता है, और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग या विभेदित हो जाती है। ठीक है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं जो हैं तेजी से विभक्त होती हैं। जब ही यह जुड़ता है, संलग्न होता है, तुरंत ही यह गर्भाशय की कोशिकाएं जो हैं यह तेजी से विभेदित होने लगती हैं, विभाजित होने लगती हैं। ठीक है। और इस कोरक पुटी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ठीक है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं, घेर लेती हैं। ठीक है। जिसके कारण कोरक पुटी गर्भाशय अंतः स्तर में अंतःस्थापित हो जाता है। यह कोरक पुटी जो है गर्भाशय के अंतः स्तर में क्या होता है? स्थापित हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहेंगे? अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसके बाद में यह संगर्भता का रूप धारण कर लेती है।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा भ्रूण का जो है गर्भाशय की दीवारों पर इम्प्लांटेशन हो गया, अंतःस्थापन हो गया, और इसे ही क्या कहते हैं, अंतारोपण कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे, और बाद में यही किसका रूप धारण करेंगे, संगर्भता का, प्रेगनेंसी का रूप धारण करेंगे। तो अब आप देखें संगर्भता के बारे में। संगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। तो भ्रूण के अंतारोपण के पश्चात भ्रूण जो है वह गर्भाशय की दीवार से जुड़ चुका है। तो भ्रूण के अंतारोपण के पश्चात पोषकोरक, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट पर अंगुली जैसे रचनाएं उभरती हैं। ठीक है, भ्रूण के अंतारोपण के पश्चात, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद पोषकोरक ट्रोपोब्लास्ट पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिसे जरायु अंकुरक कहते हैं। ठीक है, भ्रूण जो है अंतारोपण हो जाएगा, भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाएगी। उसके बाद जो है ट्रोफोब्लास्ट पर, पोषकोरक पर अंगुली जैसे रचनाएं उभरती हैं, जिन्हें कहते हैं जरायु अंकुरक, कोरियानिक विलाई कहते हैं। या अंगुली जैसे उभार को क्या कहते हैं, कोरियानिक विलाई, जरायु अंकुरक कहते हैं। ठीक है, ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक, ये जरायु अंकुरक देखिए ध्यान से, गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। यह जो जरायु अंकुरक हैं वह गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से क्या होंगे, आच्छादित होंगे, ढके रहेंगे। जरायु अंकुरक जो होंगे वो गर्भाशयी ऊतक से और मातृ रक्त से क्या होंगे, आच्छादित होते हैं, ढके रहते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त, ठीक है, इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जरायु अंकुरक है और गर्भाशयी ऊतक है, ये वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे में बंध जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, अर्थात अंतरांगुली युक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त अर्थात इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण अर्थात गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो जरायु अंकुरक है और गर्भाशयी ऊतक है वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से अंतरांगुली युक्त हो गए हैं और एक दूसरे से मिल गए हैं, अर्थात यह संयुक्त रूप धारण कर लिए हैं। और यह संयुक्त रूप से क्या करेंगे, यह संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण अर्थात गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं। ठीक है, तो यह जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाते हैं, जिसे आप्रा या प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से किसका निर्माण हो गया, आप्रा या प्लेसेंटा का निर्माण हुआ। तो आप्रा प्लेसेंटा का निर्माण किससे हुआ, जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक के एक दूसरे के साथ अंतरांगुलिक युक्त होने के कारण हुआ। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये आपस में संयुक्त हो जाएंगे और संयुक्त होने के कारण यह जो गर्भ बढ़ रहा है, भ्रूण बढ़ रहा है, ठीक है, परिवर्तनशील भ्रूण अर्थात गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं। ठीक है, ध्यान से अब देखें फिगर, ये आप देखें अंगुली, ठीक है, ये अंगुली के समान जरायु अंकुरक हैं, उभार हैं, जिनको जरायु अंकुरक कहेंगे। और यह इस तरह से गर्भाशय के साथ आपस में जुड़ जाएंगे, अंतरांगुलित हो जाएंगे, इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे, आप्रा कहेंगे, आप्रा रसांकुर। ये अंगुली की तो उभार आप देख रहे हो, ये माता के गर्भ से भ्रूण जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब भ्रूण जो है देखें एक नाल से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं वाहिनियां सहित नाभि रज्जु, इसमें वाहिनियां भी हैं। ठीक है, आर्टरी वेन है, और ये क्या है, अम्बिलिकल कार्ड है, नाभि रज्जु है, और ये आपका भ्रूण है। ठीक है, भ्रूण से यह अम्बिलिकल कार्ड से वाहिनियों सहित जुड़ा हुआ है, और यह आपका आप्रा रसांकुर है। यह जो है गर्भाशयी गुहा है, आपका गर्भाशयी गुहा। ठीक है, और यह आपका पीतक कोष, और यह भ्रूण,
ठीक है। और यह आपका ग्रीवा में श्लेष्मक प्लक है, ग्रीवा में श्लेष्मक प्लक है, ठीक है। यह आपने देखा गर्भाशय में आपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण, ठीक है। यह प्लेसेंटा का फिगर आप देख रहे हैं। आगे देखें, यह जो वाहिनियों सहित नाभि रज्जु है, इसी से के माध्यम से इस भ्रूण को भोजन की सप्लाई होती है और जो अनावश्यक चीजें होते हैं वो इसी के रास्ते जो है माता के शरीर में चला जाता है। आपरा प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति, ठीक है, जो आपरा है प्लेसेंटा है उसी के रास्ते भ्रूण को ऑक्सीजन मिलता है और भोजन मिलता है, पोषण की आपूर्ति होती है, ठीक है। और उसी के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी एक्सक्रीटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। तो आपरा प्लेसेंटा के द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलेंगे भ्रूण को, और जो अनावश्यक चीजें हैं, हानिकारक चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तथा उत्सर्जी पदार्थ जो है उसी भ्रूण के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, माता के शरीर में चले जाएंगे, ठीक है। यह आपरा एक नाभि रज्जु अम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो आपरा है प्लेसेंटा है, यह एक अम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है। यह आपरा एक नाभि रज्जु अम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भ्रूण से सभी पदार्थों को जो भी आवश्यक हैं उनको अंदर लाने और बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है अम्बिलिकल कार्ड, जो आपरा से जुड़ा होता है। आपरा, ठीक है, प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। जो प्लेसेंटा है वह अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेक हार्मोन, प्लेसेंटा जो है अंतःस्रावी ऊतक का भी काम करता है और अनेक हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन HCG, मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन आदि उत्पन्न करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है वह अंतःस्रावी ऊतक का कार्य कर रहा है और अनेक हार्मोन उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, जिसका उदाहरण यहाँ दिया गया है मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन जिसको HCG कहेंगे, मानव आपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको HPL कहेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, यह सब उत्पन्न करता है, ठीक है। संगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में, प्रेगनेंसी के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अंडाशय द्वारा संगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है, ठीक है। आगे देखें, हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, ठीक है, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल संगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं, ठीक है। तो स्त्री के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान ही, संगर्भता के दौरान ही कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं? HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। केवल संगर्भता के समय ये हार्मोन निकलते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन हैं जैसे एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन, कार्टिसाल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा संगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कार्टिसाल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इसकी भी मात्रा जो है प्रेगनेंसी के दौरान कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तनों तथा संगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो हार्मोन निकल रहे हैं इनकी मात्रा में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो हार्मोन बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा? इससे माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए यह जरूरी होते हैं, ठीक है। और इससे भ्रूण की क्या होती है? वृद्धि होती है, भ्रूण की वृद्धि होती है।
अंत्यारोपण के तुरंत बाद, ठीक है, जब अंत्यारोपण हो जाएगा, गर्भाशय से भ्रूण जो है जुड़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ध्यान दें, अंत्यारोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह, ठीक है, भ्रूण की अंतर कोशिका समूह बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंतस्त्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अंत्यारोपण के तुरंत बाद जो है अंतर कोशिका समूह भ्रूण बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा में विभेदित हो जाती है। अंत्यारोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह अर्थात भ्रूण बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंतःत्वचा अर्थात एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। ठीक है, इस बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा के बीच जल्द ही मध्यजन स्तर अर्थात मेजोडर्म प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अंत्यारोपण के तुरंत बाद जो है अंतर कोशिका समूह अर्थात भ्रूण में क्या बनता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनता है और कुछ समय बाद जो है उन दोनों के बीच में मेजोडर्म भी प्रकट हो जाता है। ठीक है, ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों अर्थात अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मेजोडर्म है, यही जो हैं, ठीक है, वयस्क में एडल्ट में सभी ऊतक अंग का निर्माण करते हैं। यही तीनों स्तर जो अंत्यारोपण के तुरंत बाद बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिन्हें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कहते हैं, समाहित रहती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें जो है जो अंतर कोशिका समूह है भ्रूण का, इसमें जो है कुछ स्टेम कोशिकाओं भी शामिल होती हैं। ठीक है, इस अंतर कोशिका समूह में अर्थात भ्रूण में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिन्हें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल कहते हैं, भी शामिल रहती हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों और ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि भ्रूण में अंतर कोशिका समूह भी शामिल होती हैं जिन्हें स्टेम सेल कहते हैं और जिनमें यह पावर होता है, यह क्षमता होता है कि वे सभी अंग और ऊतक को उत्पन्न कर सकती हैं। यह हो गया। अब आगे देखो, संगर्भता के विभिन्न महीनों में, प्रेगनेंसी के विभिन्न अलग अलग महीनों में भ्रूण परिवर्तन की प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। भ्रूण के अलग अलग महीनों में भ्रूण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, इसको आगे बताया जाएगा। मानव में संगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। मानव में जो प्रेगनेंसी की अवधि है वो कितनी होती है, 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों और बिल्लियों में यह अवधि कितने महीने की होती है। ठीक है, पता करें। यह आप जो है इसका पता करें कि कुत्ते में प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है, हाथियों में और बिल्लियों में, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, पता करें। मानव में 1 महीने की संगर्भता के बाद, अभी क्वेश्चन का आंसर देखें, संगर्भता के महीने विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, इसका आंसर दें। ठीक है, मानव में संगर्भता की अवधि 9 महीने होती है और कुत्ते, हाथियों और बिल्लियों में अवधि कितने महीने की होती है प्रेगनेंसी की अवधि, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और बाकी इसका आंसर हम बता रहे हैं। देखें ध्यान से, मानव में 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, मानव में 1 महीने की संगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। ठीक है, तो 1 महीने बाद क्या होगा, भ्रूण का क्या बनेगा, हृदय बनेगा। मानव में 1 महीने की प्रेगनेंसी संगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद मानव में हृदय बनता है और इस हृदय की धड़कनों को आप स्टेथोस्कोप से ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक, ठीक है, दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं।
ठीक है। तो हाथ पैर बनने लगते हैं दूसरे माह में, दूसरे माह के अंत तक हाथ पैर बनने लगते हैं और उनमें अंगुलियां विकसित होने लगती हैं। 12वें सप्ताह, ठीक है, तीसरे महीने के लास्ट में, ठीक है, चौथे महीने ना ये तीसरे, 12वें सप्ताह अर्थात पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहली तिमाही में भ्रूण के सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। 12वें सप्ताह पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। देखिए इसमें क्या क्या बनते हैं। उदाहरण के लिए पाद और बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। पाद और बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता, ठीक है, गर्भावस्था के 5वें महीने में, ठीक है, दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता, गर्भ में गतिशीलता उत्पन्न हो जाएगी। पहली गतिशीलता वो हिलने लगेगा और सिर पर बालों का उगाना सामान्यतः देखा जा सकता है। ठीक है। तो अब 5वें माह में गर्भ में गतिशीलता उत्पन्न होगी और सिर पर बाल उग आना सामान्यतः देखा जा सकता है। 24वें सप्ताह, ठीक है, के अंत तक अर्थात दूसरी तिमाही, 6वें महीने, 24वें सप्ताह के अंत तक अर्थात दूसरी तिमाही पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं। आंखें की पलकें क्या होंगी, अलग अलग हो जाती हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। ठीक है। तो आप देखो दूसरी तिमाही में यह सब हो जाता है। 6वें महीने में आंखें की पलक जो है अलग हो जाएंगी और बरौनियां बन जाएंगी। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक, गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि संगर्भता की 9 महीने की अवधि में भ्रूण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस महीने तक क्या क्या बनते हैं उनके शरीर में, यह सारी चीजें आपने देखा इसमें। ठीक है। अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको प्रसव और दुग्ध श्रावण के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।